नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप राकेश कुमार सिंह से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी। प्रारंभिक रुझान के अनुसार पश्चिम बंगाल में भाजपा और टीएमसी के बीच कांटे की टक्कर, जबकि असम में भाजपा आगे। कोविड संक्रमण के बढ़ते मामले के बीच नेपाल सरकार ने भारत के साथ लगने वाले 22 सीमा चौकियों को बंद करने का लिया निर्णय। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 13,789 नए मामलों की पुष्टि, 82 व्यक्ति की मौत के साथ कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 2,642 हुई। और मौसम विभाग ने 4 मई तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तेज आंधी के साथ बारिश का अलर्ट किया जारी। कोविड के मामलों की संख्या बढ़ रही है, इसलिए श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें। 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निःसंकोच टीका लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना आज सुबह 8 बजे से शुरू हुई। मतगणना के प्रारंभिक रुझानों के अनुसार पश्चिम बंगाल में टीएमसी और भाजपा के बीच, जबकि पुडुचेरी में भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है। इधर असम में भाजपा, तमिलनाडु में डीएमके और केरल में एलडीएफ आगे चल रहे हैं। इन राज्यों में 27 मार्च से 29 अप्रैल के बीच चुनाव कराए गए थे। लोकसभा की 4 और विधानसभा की 12 सीटों के लिए हुए उपचुनाव के मतों की गिनती भी की जा रही है। भारत में कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच नेपाल सरकार ने भारत के साथ लगने वाले 22 सीमा चौकियों को बंद करने का निर्णय लिया है। अधिकारियों के अनुसार यह नेपाल की कोविड संकट प्रबंधन समन्वय समिति द्वारा दोनों देशों के बीच कुछ 35 सीमा चौकियों में से 22 को बंद करने की सिफारिश के बाद यह फैसला सामने आया है। प्रदेश में कोविड मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटों में 13,789 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,84,106 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस अवधि में पटना में ही सर्वाधिक 3,024 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जो राज्य में पिछले 24 घंटे में मिले कुल संक्रमितों का लगभग 22% है। वहीं गया से 969, नालंदा से 637, बेगूसराय से 611, पश्चिम चंपारण से 537, मुजफ्फरपुर से 534 और औरंगाबाद से 508 संक्रमित मिले हैं। अन्य जिलों से भी संक्रमण के मामले सामने आए हैं। इधर कल 10,905 लोग स्वस्थ हुए। स्वस्थ हुए लोगों की संख्या बढ़कर 3,73,261 हो गई है। वर्तमान में सक्रिय मामलों की संख्या 1,08,202 है। इधर विभाग के अनुसार राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान 82 संक्रमित की मौत हुई है। राज्य में कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या अब बढ़कर 2,642 हो गई है। कोविड-19 टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण शुरू हो गया है। इस चरण में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीन दी जा रही है। इसके लिए कोविन प्लेटफॉर्म तथा आरोग्य सेतु ऐप पर पंजीकरण कराए जा सकते हैं। अब तक कोविन पर 2,66,00,000 से अधिक लोग पंजीकरण करा चुके हैं। केंद्र सरकार के टीकाकरण केंद्रों में स्वास्थ्य कर्मचारी, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों का निःशुल्क टीकाकरण पहले की तरह ही जारी रहेगा। इस चरण में टीका निर्माता अपने मासिक आपूर्ति में से 50% टीका केंद्र सरकार को और बचे 50% को राज्य सरकारों और खुले बाजार में देने के लिए स्वतंत्र होगा। इस फेज के लिए कोवैक्सीन और कोविशील्ड टीकाओं के निर्माताओं ने राज्य सरकारों और खुले बाजार के लिए टीकों की कीमत पहले ही घोषित कर दिया है। निजी अस्पतालों को केंद्र सरकार के लिए आवंटित 50% कोटे के बाहर ही टीका खरीदना होगा। केंद्र अपने हिस्से से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को संक्रमण की स्थिति और टीकाकरण की गति को ध्यान में रखकर टीकों का आवंटन करेगी। दिवाकर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। इधर प्रदेश में टीके की पर्याप्त आपूर्ति नहीं होने के कारण 18 से 44 वर्ष की आयु के लाभार्थियों का टीकाकरण नहीं शुरू हो पाया है। हालांकि टीकाकरण के लिए निबंधन की प्रक्रिया जारी रहेगी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा कि जल्द ही इस आयु वर्ग के लोगों के लिए टीकाकरण अभियान शुरू होगा। उन्होंने कहा कि इस महीने बिहार को कोविड टीके की 16 लाख खुराक प्राप्त होगी।
प्रदेश में अब तक 72,28,280 लोगों को कोविड से बचाव के टीके दिए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 62,402 लोगों को टीका लगाया गया है, जिसमें 32,612 व्यक्तियों को टीके की पहली डोज जबकि 29,790 व्यक्तियों को दूसरी डोज दी गई। इधर देश भर में अब तक 15,66,00,000 से अधिक लोगों को कोविड के टीके लगाए गए हैं। वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर गीता कंपानी ने कोविड के लक्षण उभरने पर लोगों से जांच जरूर कराने की अपील की है। तो आपको अगर सिम्टम्स बहुत लगता है कि ये पेशेंट को कोविड है, जैसे पेशेंट को गले में खराश हो रही है, बॉडी में पेन हो रही है, बहुत थकावट लग रही है, हल्का बुखार है 100 के करीब, खांसी भी हो सकती है, बुखार तेज भी हो सकता है, लेकिन अक्सर बुखार 100-101 के बीच में रहता है। टेस्ट नहीं पता चल रहा है, टेस्ट सेंसेशन खराब हो गई है, स्मेल सेंसेशन भी कभी खराब हो सकती है। तो ये सिम्टम्स अगर आ रहे हैं तो उसको कोविड का टेस्ट कराना चाहिए। ये टेस्ट 2 प्रकार के हैं। एक तो है रैपिड एंटीजन टेस्ट। रैपिड एंटीजन टेस्ट की रिपोर्ट 10-15 मिनट में आ जाती है। अगर ये टेस्ट पॉजिटिव है तो इट इज पॉजिटिव, आप मानिए कि पेशेंट को कोविड है। लेकिन अगर नेगेटिव है और पेशेंट को सिम्टम्स बहुत टिपिकल हैं कोविड के, फिर उसको आरटीपीसीआर करवाना चाहिए। रेल मंत्रालय ने कहा है कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस आज सुबह हरियाणा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में 250 टन तरल मेडिकल ऑक्सीजन पहुंचाएगी। विभिन्न राज्यों को ऑक्सीजन पहुंचाने की गति तेज करते हुए भारतीय रेलवे ने देश भर में विभिन्न राज्यों को 56 टैंकरों के जरिए 813 टन से अधिक तरल मेडिकल ऑक्सीजन पहुंचाई है। रेलवे ने 2,990 बिस्तरों वाले 191 कोविड देखभाल कोच विभिन्न राज्यों को सौंप दिए हैं। कोविड से लड़ाई में एकजुट राष्ट्र की क्षमताओं को मजबूत करते हुए रेलवे ने लगभग 64,000 बिस्तरों वाले 4,000 आइसोलेशन कोच तैयार किए हैं। ये कोच आसानी से ले जाए जा सकते हैं और इन्हें रेलवे नेटवर्क पर मांग के आधार पर विभिन्न स्थानों पर तैनात किया जा सकता है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार ने कहा कि देश में 30 उद्योगों की पहचान की गई है जहां नाइट्रोजन बनाने के मौजूदा संयंत्रों को ऑक्सीजन संयंत्रों में बदला जाएगा। पर्यावरण मंत्रालय ने कहा कि कोविड-19 महामारी की स्थिति और चिकित्सा उद्देश्यों के लिए ऑक्सीजन की बढ़ती मांग के कारण सरकार ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी को नाइट्रोजन बनाने के अतिरिक्त संयंत्रों की पहचान करने और उन्हें ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्रों में बदलने की संभावना तलाशने को कहा था। मंत्रालय ने कहा कि मेडिकल ऑक्सीजन उत्पादन के लिए नाइट्रोजन संयंत्रों में आवश्यक सुधार की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इनमें से कुछ संयंत्र ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए नजदीकी अस्पतालों में ले जाए जा सकते हैं। केंद्र ने महत्वपूर्ण वायरल रोधी दवा रेमडेसिविर की आपूर्ति राज्यों को बढ़ा दी है। रसायन और उर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ा ने कहा कि रेमडेसिविर के उत्पादन में तेजी से इसकी उपलब्धता में बढ़ोतरी की गहन समीक्षा के बाद इसकी आवंटन योजना में संशोधन किया गया है। उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि इस महत्वपूर्ण औषधि की आपूर्ति बढ़ने से महामारी से लड़ने में मदद मिलेगी। केंद्र सरकार ने कोविड के उपचार में उपयोग किए जाने वाले उपकरणों और रीएजेंटों पर अगले 6 महीने तक आयात शुल्क में छूट दी है। कोविड जांच के प्रयासों में तेजी लाने के लिए ये निर्णय लिया गया है। यह छूट 31 अक्टूबर तक लागू रहेगी। केंद्र सरकार ने कोविड महामारी को देखते हुए करदाताओं के लिए कुछ अनुपालन की समय सीमा बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि आयकर अधिनियम के तहत अपीलीय आयुक्त को की जाने वाली अपीलों की समय सीमा इस वर्ष 1 अप्रैल से बढ़ाकर 31 मई कर दी गई है। इनकम टैक्स नोटिस के जवाब में आयकर रिटर्न भी इस महीने की 31 तारीख तक भरा जा सकता है। इसके अलावा 2020-21 के लिए देर से यानी 31 मार्च तक भरा जाने वाला रिटर्न और संशोधित रिटर्न भी अब इस महीने की 31 तारीख तक भरा जा सकता है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई इस वर्ष 10वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम 20 जून को घोषित करेगा। बोर्ड ने एक आधिकारिक मेल में कहा है कि सभी विद्यालय निर्धारित मानदंडों पर विद्यार्थियों का मूल्यांकन कर अंक 5 जून तक सौंप देंगे। इसी के आधार पर बोर्ड 20 जून को अंतिम परिणाम की घोषणा करेगा। सीबीएसई ने इस वर्ष की 10वीं की परीक्षा कोरोना महामारी के कारण रद्द करने और विद्यार्थियों को आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर अंक देने का निर्णय लिया है।
कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए पटना जिले के सभी निचली अदालतों में कामकाज 3 से 12 मई तक बंद करने का निर्णय किया गया है। प्रभारी जिला और सत्र न्यायाधीश सुषमा त्रिवेदी ने कहा है कि हालांकि इस दौरान केवल रिमांड संबंधी कार्य होंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि कोरोना से बचाव के लिए जारी निर्देशों के पालन से ही संक्रमण के फैलाव को रोका जा सकता है। उन्होंने बेगूसराय में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा भी लिया। विधान पार्षद फारूक शेख ने कोविड मरीजों के लिए 50 बेड सीतामढ़ी जिला प्रशासन को उपलब्ध कराया है। मुजफ्फरपुर के सांसद अजय निषाद ने कहा कि राज्य सरकार पताही हवाई अड्डा परिसर में 250 बिस्तरों वाले कोविड केयर अस्पताल शुरू करेगी। नवादा जिलाधिकारी उज्ज्वल कुमार सिंह ने कहा कि जिले में ऑक्सीजन गैस सिलेंडर का पर्याप्त भंडार है। प्रशासन इलाजरत मरीजों को आवश्यकता के अनुसार ऑक्सीजन उपलब्ध करा रहा है। राज्य सरकार ने जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष सह प्रभारी मंत्री के मनोनयन की अधिसूचना जारी कर दी है। मंत्रिमंडल विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद को पटना और मुंगेर, रेणु देवी को बेगूसराय और बांका, शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी को नालंदा और शेखपुरा तथा ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव को पूर्णिया और किशनगंज जिले का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी को रोहतास और जमुई तथा स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय को भोजपुर और बक्सर जिले का प्रभारी बनाया गया है। अधिसूचना के अनुसार 8 मंत्रियों को 2-2 जिलों का प्रभार दिया गया है, जबकि 22 मंत्रियों को 1-1 जिले का प्रभारी बनाया गया है। राजधानी पटना समेत प्रदेश भर में मौसम के मिजाज में बदलाव जारी है। मौसम विभाग ने 4 मई तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तेज आंधी के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, शिवहर, सारण, सिवान, गोपालगंज, सुपौल, अररिया, कटिहार, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण सहित राज्य के उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र के जिलों में बारिश के साथ कुछ स्थानों पर वज्रपात की भी आशंका है। मौसम वैज्ञानिक अमित कुमार ने बताया कि मौसम के रुख में तेजी से बदलाव जारी रहेगा। चक्रवातीय दबाव एवं पश्चिम विक्षोभ के चलते मौसम 5 मई तक आमतौर पर परिवर्तनशील रहने की संभावना है। आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान आंशिक रूप से बादल छाए रहने, विभिन्न स्थानों पर आंधी एवं गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना है, जिसके परिणाम स्वरूप अधिकतम तापमान में गिरावट आएगी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत राज्य के गरीब परिवारों को मई और जून महीने का मुफ्त अनाज का वितरण 6 मई से किया जाएगा। इसके अंतर्गत 8 करोड़ 71 लाख लाभार्थियों को अनाज मिलेगा। खाद्य और उपभोक्ता मामलों के सचिव विनय कुमार ने बताया कि लाभुक परिवार के हर सदस्य को 3 किलो चावल और 2 किलो गेहूं दिया जाएगा। और अब अंत में मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी। प्रारंभिक रुझान के अनुसार पश्चिम बंगाल में भाजपा और टीएमसी के बीच कांटे की टक्कर, जबकि असम में भाजपा आगे। कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच नेपाल सरकार ने भारत के साथ लगने वाले 22 सीमा चौकियों को बंद करने का लिया निर्णय। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 13,789 नए मामलों की पुष्टि। 82 व्यक्ति की मौत के साथ कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 2,642 हुई। और मौसम विभाग ने 4 मई तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तेज आंधी के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।